रागिनी अपने बॉस मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगाजल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वह मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वह आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का पूरा मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। मुकेश को अपने से 15 साल छोटी रागिनी का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे। इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार को प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए नहीं पूरी हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं क्लास में था और एक हॉस्टल में रहता था। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी वह उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी उसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। रागिनी एक 30 साल की शादीशुदा महिला है। उसका पति राघव पुलिस में हैंड कांस्टेबल है। रागिनी एक आकर्षक बदन की भरी पूरी महिला है जो दिखने में 20 से 22 साल की लड़की जैसी लगती है। 5 फीट 4 इंच ऊंचा कद, गठीला बदन, खूबसूरत होंठ, काले लंबे घने बाल और मनमोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था जो 7 बरस की उम्र में ही स्वर्ग सुधार गया था। इस हादसे से रागिनी को बहुत बड़ा आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो पाई। राघव उसका पति शराब का आदी था और रागिनी को केवल एक चीज की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी आवाज में कठोरता और व्यवहार में रूखापन था। वह रोजाना शाम को घर लौटने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। पुलिस में होने के कारण उनका मोहल्ले में भी काफी प्रभाव था। शराब पीने और अन्य अश्लील फिल्में देखने का आदी था जो उसे अपने पड़ोस में ही आसानी से मिल जाया करती थी। रोज शराब पीकर वह घर आता था और फिर खाना खाने के बाद किसी भेड़िए की तरह रागिनी पर टूट पड़ता। ना चाहते हुए भी रागिनी को यह सब सहना पड़ता था। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। बेचारी रागिनी का काम सिर्फ निर्देशानुसार लेट जाना होता था। राघव बिना किसी प्यार मोहब्बत के उसके साथ संबंध बनाता, जो कई बार रागिनी को अत्याचार जैसा लगता था। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती थी और ना ही उसकी राय ली जाती थी। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी होने के कारण वह एक आदर्श पत्नी का धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा तो था, जिससे वह हर दुख बांट लिया करती थी और अपना वक्त गुजार लेती थी। पर उसके जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रोज रात को तो वह अत्याचार ही करता था। ना कोई प्यारी बातें, ना कोई प्यार का इजहार, बस सीधा शारीरिक संबंध बनाना। रागिनी को इस प्रकार से बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि पति घर में भी बड़ा अधिकारी होता है। इससे रागिनी को महीने में कुछ दिन राहत मिलती थी, जब मासिक धर्म के कारण राघव कुछ नहीं कर पाता था। राघव की एक बात अच्छी थी कि वह पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराई औरतों
या और किसी महिला के पास नहीं जाता था। रागिनी एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार महिला थी, जिससे उसका बॉस बहुत खुश रहता था। उसका बॉस 45 साल का सेवा निवृत्त फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और एक दयालु व्यक्ति भी था। कई दिनों से वह देख रहा था कि रागिनी कुछ बुझी बुझी सी उदास रहती है। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे पता था कि रागिनी का बेटा नहीं रहा, फिर भी उसका दुखी चेहरा उसे परेशान करता था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। वह उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर रागिनी अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वह सबसे इज्जत के साथ बात करता था और अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस का सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए। बस रागिनी हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब यह काम खत्म हो गया तो वह बॉस के कैब में उनके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम मुकेश है, उसका इंतजार कर रहा था। उसने रागिनी को बैठने को कहा और उसकी तनख्वाह उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। रागिनी ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। मुकेश ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है? क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या और कोई समस्या है? रागिनी ने सर हिलाकर मना किया, पर कुछ नहीं बोली। मुकेश को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और रागिनी उसे बताने में संकोच कर रही है या फिर डर रही है। उसने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बिना डरे उसे सब कुछ बता सकती है। राग कुछ नहीं बोली और सर झुकाए बैठी रही। मुकेश उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुकेश ने उसके गालों से आंसू पहुंचे और उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस समय रागिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुकेश उसके सामने खड़ा था, इसलिए रागिनी का सर मुकेश के पेट से लगा हुआ था और मुकेश के हाथ उसकी पीठ और सर को सहला रहे थे। रागिनी अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और मुकेश उसे रोने दे रहा था ताकि उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई और अपने आप को मुकेश से अलग कर लिया। मुकेश उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया और पास के जग से एक गिलास पानी रागिनी को दिया। पानी पीने के बाद रागिनी उठकर जाने लगी तो मुकेश ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है? वह क्यों रोई? उसे क्या तकलीफ है? रागिनी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव के कठोर शराबी व्यक्ति के साथ करा दी गई थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घर वालों ने सोचा था कि पुलिस वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह अच्छा इंसान नहीं निकला तो उसका क्या होगा। रागिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। उसने मुकेश को बताया कि उसका पति उसके शरीर को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। वह किसी भी प्रकार के स्नेह या प्रेम के बिना ही उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 7 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसके घर वाले उसके बेटे के मरने के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, कैसे उसका पति एक और बच्चे के लिए उस पर दबाव डालता है और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता है। मुकेश आराम से उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में उसका सर या फिर पीठ सहला रहा था। 1-2 बार उसने उससे पानी भी पिलाया, जिससे रागिनी का रोना थोड़ा कम हो गया और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता दी जो एक महिला आमतौर पर किसी अजनबी पुरुष के सामने नहीं बताती। रागिनी को अब एक आजादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो गया था। अपनी सारी कहानी सुनाते हुए रागिनी अचानक खड़ी हो गई और मुकेश के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे यह सब बताने की गलती महसूस हो रही हो।
मुकेश ने उसे सीने से लगाए रखा और पीठ सहला हुए उसको तसल्ली देने लगा। रागिनी को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लग रहा था और वह मुकेश को जोर से पकड़कर लिपट गई। मुकेश को भी अपने से 15 साल छोटी लड़की का स्पर्श अच्छा लग रहा था। वैसे तो उसके मन में कोई खोट नहीं थी और ना ही वह रागिनी की मजबूरी का फायदा उठा खाना चाहता था। फिर भी वह चाह रहा था कि रागिनी उससे बस ऐसे ही लिपटी रहे। थोड़ी देर बाद रागिनी ने थोड़ी डील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ मुकेश के होंठों पर रख दिए। शायद यह उसके धन्यवाद करने का तरीका था कि मुकेश ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बढ़ती थी। मुकेश थोड़ा अचंभित था। वह सोच ही रहा था कि क्या करें। जब रागिनी ने ऐसा किया तो वह सफल भी हो गई। इस तरह उसने मुकेश को अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। मुकेश ने रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वह उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। अब तो रागिनी को मुकेश पर और भी ज्यादा प्यार आया था। वह बोली, आप थोड़े ही मेरा फायदा उठा रहे हो, मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। मुकेश ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो इस पर रागिनी बोली, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां पर बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी के अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। रागिनी मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगा जल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वो मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वो आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में लगभग रोज ही देर हो जाया करती थी। आमतौर पर वह रोज ही लगभग 7 बजे तक ही निकल पाते थे। दोनों ना जाने कब सो गए, पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटा सोने के बाद मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा रागिनी दोनों के टिफिन खोलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने आप को तौलिए से ढक रखा था। मुकेश ने अपने ऑफिस की अलमारी से विस्की की बोतल और फिर इससे कुछ आइस क्यूब निकाली और दोनों के लिए गिलास बनाया। रागिनी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर मुकेश के जिद करने पर उसने ले ली। पहला घूंट उसे बहुत कड़वा लगा, पर फिर वह धीरे धीरे पी गई। दोनों ने फिर घर से लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। रागिनी का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। रागिनी एक मलयाली लड़की थी जो नहाने के लिए किसी साबुन का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह अपने शरीर पर पारंपरिक मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, जिससे उसकी काया बहुत चिकनी और स्वस्थ थी। वह अपने बालों में रोज नारियल तेल से मालिश किया करती थी, जिससे उसके बाल काले और घने थे। इन मामलों में वह पुराने ख्यालों की थी। उसके पुराने विचारों में अपने पति की आज्ञा मानकर उसकी इच्छा पूर्ति करना भी शामिल था। यही कारण था कि इतने दिनों से वह अपने पति का अत्याचार सहे जा रही थी। मुकेश रागिनी को पाकर बहुत खुश था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता है। एक बार फिर से वह दौड़ चला और वही हुआ जो अनैतिक था और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी दोनों के बीच हो रहा था वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि रागिनी अपने पति के अत्याचारों से तंग थी और वहीं दूसरी ओर मुकेश के जीवन में भी प्यार की बहुत कमी थी। जो भी हो रहा था वह दोनों की मर्जी से हो रहा था, तो हम भी उसे होने देते हैं। कहते हैं कि जब इंसान अपने शिखर को प्राप्त करने वाला होता है तो वह जानवर बन जाता है।
ऐसा ही कुछ हाल मुकेश का भी हो रहा था। इस समय वह एक सभ्य पढ़े लिखे इंसान से अनपढ़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जानवर बन गया था। थोड़ी ही देर में उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर से गुर्रा हुए रागिनी के ऊपर ही ढेर हो गया। मुकेश कपक रहा था और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और एक बेजान लाश की तरह रागिनी की साइड में लेट गया। मुकेश ने ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह से निढाल हो चुका था। उधर रागिनी भी परम सुख की अनुभूति कर चुकी थी। उसने भी अपने जीवन में इस तरह का भूचाल पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, मानो एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हों। मुकेश ने रागिनी से कहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने तुमसे असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे माफ कर दो। रागिनी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही बात ऐसी भाषा और अभद्र व्यवहार की, तो यह तो वो पल थे जिन पलों में भाषा जितनी अभद्र हो उतनी ही मन को सुख देने वाली होती है। फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। घड़ी में शाम के 6 और बजने लगे थे। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे? इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार का प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। वह बहुत सालों से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी कारण से बात नहीं बन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रागिनी उसे खुश करने के लिए इस बात पर राजी हो जाएगी। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं कक्षा में था और एक हॉस्टल में रहता। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी वह उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी इसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। मुकेश यही सोच रहा था कि इस क्रिया को किस तरह रागिनी के लिए आनंददायक बनाया जाए। उधर रागिनी भी मुकेश के ख्यालों में गुम थी। उसे बार बार मुकेश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वह जल्दी से जल्दी फिर से उसका साथ पाना चाहती थी। मुकेश से मिले हुए उसे 10 दिन हो गए थे। उस सुनहरे दिन के बाद से वह फिर मिले नहीं थे। मुकेश को किसी काम से कानपुर जाना पड़ गया था, पर वह कल ऑफिस आने वाला था। रागिनी सोच नहीं पा रही थी कि अब ऑफिस में वह मुकेश से किस तरह बात करेगी या फिर मुकेश उससे किस तरह पेश आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम इंसान की तरह वह इसको इग्नोर करेगा। कई मर्द जब किसी लड़की की असमत पा लेते हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और कुछ तो उसे नीचा भी समझने लगते हैं। रागिनी कुछ असमंजस में थी। लालसा, डर, आशंका, उत्सुकता और खुशी का एक अनोखा मिश्रण उसके मन में हिलोरे ले रहा था। रागिनी ने सुबह जल्दी उठकर खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने उपन लगाया और काफी देर तक अच्छे से स्नान किया। उसने उस दिन हल्के ग्रीन रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बालों में चमेली का गजरा और आंखों में हल्का सा सुरमा, लाल रंग की चूड़ियां, गले में हार, कानों में बालियां और उंगली में अंगूठियां पहनकर वह ऐसी तैयार हुई थी मानो आज उसकी शादी की पहली रात हो और वह अपने पति के लिए सज सवर कर दुल्हन बनी हो। सज धज कर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वह शर्मा गई। उसके पति ने जब उसे देखा तो उससे पूछ बैठा, कहाँ की तैयारी है? रागिनी ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो सेशन है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना है। रोज की तरह उसका पति उसे बाइक पर ऑफिस छोड़कर अपने काम पर चला गया। रागिनी ने अपने पति से कहा कि हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद खाने का भी कार्यक्रम है। ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, पर रागिनी 9:30 बजे ही पहुंच जाती थी क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसका पति भी थाने चला जाता था। रागिनी ने खास तौर से अपने बॉस मुकेश का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम फाइलें और रिपोर्ट सलीके से सजाकर मुकेश की मेज पर रख दी। कुछ देर में ऑफिस के बाकी लोग भी आने शुरू हो गए।
सबने रागिनी की ड्रेस की खूब तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई खास बात है क्या। रागिनी ने कहा कि अभी उसे कुछ भी नहीं मालूम, पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए खास बन जाए। किसी को भी रागिनी की बात का मतलब समझ नहीं आया था। वह मन ही मन मुस्कुराई। ठीक 10 बजे मुकेश दफ्तर में दाखिल हुआ। सबने उसका स्वागत किया और मुकेश ने सबसे हाथ मिलाया। जब रागिनी मुकेश के ऑफिस में उससे अकेले में मिली तो मुकेश ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वह नहीं चाहता था कि दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को उनके रिश्ते पर शक हो। रागिनी को उसने ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस में ही रुकने को कहा, जिससे उसके दिल की धड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। किसी तरह शाम के 5 बजे ऑफिस के सभी लोग मुकेश के जाने का इंतजार करने लगे। मुकेश बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद ही बाकी के लोग भी निकल गए। रागिनी यह कहकर रुक गई कि उसे एक जरूरी काम है, उसके बाद वह ताला लगाकर चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान पूरा साफ हो गया तो रागिनी ने मुकेश को मोबाइल पर खबर दे दी कि ऑफिस के सभी कर्मचारी जा चुके हैं। प्लीज अब देर ना करो। करीब आधे घंटे के बाद मुकेश दोबारा ऑफिस आ गया और अंदर से दरवाजा बंद करके ऑफिस की सारी लाइट, पंखे और एसी बंद कर दिए। सिर्फ अंदर के गेस्ट रूम की एक लाइट और एसी चालू रखा और वह रागिनी का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में चला गया। आज मुकेश बहुत खुश था क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। रात के करीब 1 बज रहा था। ये पहली बार था जब मैं रात के उस सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला घुस गया था। घर में बिजली नहीं थी तो चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा माहौल और चारों ओर सन्नाटा देखकर मेरा मन बेकाबू होने लगा था। मेरी उम्र भी जवानी की पहली दहलीज पर थी। जब अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा देखा तो और भी निखर रहा था और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी तो उसी पल एक ख्याल आया। वह कहते हैं ना कि जब रातें अंधेरी हो और तन्हाई ज्यादा हो तो उस पर शैतान हावी हो जाता है। उस अंधेरे में मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली बार अंधेरे में चाची की तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी 2 घंटे तक पूरी तरह से अपनी बेचैनी को सुकून का चयन दिया। मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनके गोरे बदन, उनकी सुंदर आंखें, उनकी मुस्कुराहट, ये सब देखकर मैं बेकाबू होने लगता था। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। छोटे छोटे कामों में वह अक्सर परेशान हो जाती और जैसे ही मम्मी को फोन करती तो मैं मौके का फायदा उठाकर भाग जाता था, क्योंकि मुझसे हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है क्योंकि समय पर बिजली का बिल नहीं भरा गया, इसलिए बिजली कट गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी चाची को रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया। जब चाची का दोनों मेरे सीने में सटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बस छूते ही रहूं। फिर चाची से पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? तो वह कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा विदेश में है, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूं? शायद मैं बिजली का बिल कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। सुनकर चाची खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाए, मैं देखता हूँ और लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। चाची कहने लगी,
मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूं। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूं, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डर कर मेरा उसको पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगा था। मैंने उन्हें समझाया, आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करता हूं। मेरी बात पर चाची को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किस तरह तन्हाई का फायदा उठाऊं ताकि किसी को शक ही ना हो और मेरा काम भी हो जाए। चाची तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थीं, लेकिन मुझे अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर कुछ सोच समझकर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए चाची ने दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। चाची बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि चाचू ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है जब से वे गए थे। चाची को ही खुद से फोन नहीं करते थे और न ही वापस आने की कोई बात करते थे। चाचू के बारे में बात करते करते वह रो पड़ती थी। मैंने जल्दी से उन्हें सीने से लगा लिया और समझाने लगा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाचू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाची मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी और मुझे उस वक्त का इंतजार था जब चाची गहरी नींद सो जाए ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकूं। मैंने कुछ ही देर बाद देखा कि चाची को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वह गुलाबी रंग की साड़ी में सोती हुई किसी गुड़िया जैसी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल वाकई बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वह दवाई के असर में गहरी नींद में सो रही थी और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? एक एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूं। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मम्मी का काम ही क्या है, बस फिजूल की बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर पर हूँ, आप तो मेरी चाची हैं। ये कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? यह अच्छी बात नहीं है। घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थी और कहने लगी, तुम कल कहाँ गए थे रात को और आज लौटे हो? मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी यह वहम की आदत खत्म होगी। उसका पति वहां मेहनत मजदूरी करता है और वह चाहती है कि हर वक्त उसका पति उससे फोन पर बात करता रहे। मम्मी को छोटी चाची के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं मम्मी की बात पर सिर्फ सिर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मैंने दोबारा चाची के घर का चक्कर नहीं लगाया। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत बेताब था कि किस तरह चाची के घर का चक्कर लगाऊं। फिर 2 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी पनीर की सब्जी तैयार कर रही थीं। मैंने जानबूझकर मम्मी के सामने कह दिया, चाची को पनीर की सब्जी कितनी पसंद है। उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। मम्मी को छोटी चाची से लाख शिकायत थी, मगर वह उनसे बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि चाची तो पनीर की दीवानी है। मम्मी फौरन कहने लगी, चाची का घर कौन सा, इतनी दूर है, बाइक पर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाओ जाकर दे दो। मैं मौके का इंतजार कर ही रहा था।
मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, आप पैक कर दो, मैं पहुंचा देता हूं। मम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो मन खुश हो गया। मैं चाची के घर पहुंचा तो वह खाना खाने बैठ रही थी। पनीर की सब्जी देखकर वह खुश हो गई। हमें भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ बैठ गया और फिर हमने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फोन करके मम्मी से कह दिया था कि चाची ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि चाची ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने चाची से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही हैं, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती है? चाची कहने लगी, रोज दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाची से कह दिया, ठीक है, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे चाचू यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले पहले तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे चाचू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। चाची की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। चाची को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियां के पीछे क्या मकसद छुपा है। चाची ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया और सुबह थक कर सोने के लिए लेटा तो मुझे चाची की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और चाची से दूर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर शक ना हो। अगले सुबह दिन भी मैं सुबह देर से उठा। जब मैं उठा तो चाची भी मेरे साथ ही उठ गई। कहने लगी, तुम रात को यहीं रह गए थे, तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो आपको सुकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती है कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। मम्मी मुझसे कहने लगी, अपनी पढ़ाई पर भी तो ध्यान दो, चाची के नौकर बनकर रह जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी से कहा, कैसी बातें करती हैं, वह आपकी बहन है, बेचारी अकेली बहुत परेशान होती हैं। अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं हर रात खुद चाची के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। पास पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में चोर बहुत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी और भी परेशान हो गईं। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे पापा सख्त नाराज होते हैं। मैंने मम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आ जाया करूंगा या फिर चाची के घर से ही कॉलेज चला जाया करूंगा। फिर तो पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। मैंने चाची के दिल में भी यह बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें एक दो आदमी चोरी के किस्से भी सुना दिए थे, जिन्हें सुनकर चाची भी बहुत डर गई थी। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर चाची के सोते ही मौके से फायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत खुश था। बहुत आसानी से मैंने चाची को बेवकूफ बना दिया था। वह हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने को कह दिया करती थी और अब मम्मी को भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। मगर यह मेरे लिए मुश्किल था कि रात भर की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ता, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर ही रहा था। फिर एक दिन न जाने कैसे चाची को मुझ पर शक हो गया। रात को दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगी, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है मैं रोज रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ। एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज शाम की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान में कचरा फेंकने गई तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। चाची की बात पर मेरे शरीर से पसीने छूट गए थे। मैं समझ गया था कि चाची ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया और चाची से पूछा, क्या हो गया है चाची? ऐसी भी क्या चीज मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वह खुलकर मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगे, इसलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया। पहले तो चाची ने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर ना में सिर हिलाया
जैसे कोई खास बात ना हो। मैंने एक दफा फिर पूछा, क्या बात है चाची, क्या मिला है आपको? लेकिन वह कहने लगी, छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। यह कहकर चाची ने दूध का गिलास खत्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी। मैं दिल में हंसने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं तो हर रात चाची की नींद का फायदा उठाकर वह खेल खेल रहा था जिसे कोई भी वाकिफ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही चाची दोबारा से सो गई और मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मुझे यह सब कुछ करके बहुत ज्यादा मजा मिल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से यह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। चाची तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वह कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, बड़ी अजीब सी बातें कह रही थी। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। चाची की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? चाची कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब सा मंजर देखा है। उसे लगता है कि रात को हमारे घर में कोई लड़का आया था। चाची की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि गुजरी रात तो मैंने अपने 2 दोस्तों को चाची के घर बुलाया था और सबने मिलकर इकट्ठा ही चाची की नींद से फायदा उठाया था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची की कोई पड़ोसन इतनी रात को भी उनके घर पर नजर जमाकर बैठी होगी। लेकिन अब मुझे पकड़े जाने का खौफ हुआ तो मैंने चाची से कहा, आप आसपास की पड़ोसन औरतों को घर में आने ना दिया करें। सब जानती हैं कि आप अकेली रहती हैं, इसीलिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। कल को आपके किरदार की बात शुरू कर देंगी तो आप क्या करेंगी? आप पहले ही सख्ती से सबको कह दें कि मेरे घर पर नजर ना रखा करो। मेरी बात सुनकर चाची छूक गई और कहने लगी, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज वह कह रही है कि उसने किसी को देखा था तो कल को कहेगी कि मेरा कोई आशिक आया था, फिर मैं क्या करूंगी? चाची के दिमाग में मेरी बात अच्छी तरह बैठ गई थी। मैंने फौरन से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाची, आप नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है। ये पास पड़ोस के लोग तो घर को तोड़वाना चाहते हैं। अगर किसी ने आपके ससुराल वालों को जाकर कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए पड़ोसियों के साथ जरा अपना रवैया सख्त रखें। किसी को अपने घर के मामले में बोलने का हक ना दें। चाची ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, तुमने मुझे सही बात बताई है। अब मैं इन पड़ोसी लोगों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैं चाची की बात पर मुस्कुरा दिया। मेरी भोली भाली चाची आंखें बंद करके मेरी हर बात पर भरोसा करती थीं और इसी बात का तो मुझे हद से ज्यादा फायदा मिला था। उस दिन के बाद से चाची ने पास पड़ोस से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी और उनके हर मसले के हल के लिए सिर्फ मैं ही रह गया था। छोटी सी छोटी बात के लिए अब वह मुझे ही फोन करती और मैं दौड़ा चला जाता। हर रात को मैं खुद ही दूध लेकर पहुंच जाता और फिर उसमें नींद की दवा मिलाकर चाची को देता। शुरू में तो मैं अकेला ही चाची की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी चाची के घर बुलाना शुरू कर दिया था। यूं हम दोस्त मिलकर चाची की गहरी नींद का फायदा उठाने लगे। मुझे लगता था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मैं गलत फहमी का शिकार हो गया। एक रात ना जाने कैसे चाची की आंख खुल गई और वह कमरे से बाहर निकल आई, जहां लाउंज में मैं और मेरे दोस्त मौजूद थे। कुछ ही देर लगी थी कि चाची को बहुत कुछ समझ में आ गया था और वह फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। चाची के उठने पर मेरे दोस्त भी घबरा गए थे और वह सब फौरन वहां से निकल गए। उनके जाते ही चाची मेरे पास आई और मुझे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, चाची बस पढ़ाई करनी थी इसलिए अपने दोस्तों को बुला लिया था। चाची ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सारे दोस्तों के साथ मिलकर नशा कर रहे थे और साथ ही मैंने उन दोनों लड़कियों को भी देखा है जो आधी रात को तुम दोस्तों पर अपनी जवानी लुटा रही थीं। मेरे दोस्तों ने रोजाना अपने साथ लड़कियों को भी लाना शुरू कर दिया था जो हम दोस्तों का दिल बहलाया करती थीं। चाची उन्हें देख चुकी थी। वह गुस्से में कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस उम्र में ये सारी हरकतें करते हो। मुझे लगता ही नहीं कि तुम हमारा ही खून हो। चाची की बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया था। मैंने चाची से कहा,
मैं तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी इस बात की इजाजत ही नहीं देती। मम्मी आज के दौर में भी न जाने किस जमाने में जी रही है। उन्हें तो मेरे दोस्त भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं रोजाना रात को यहाँ आ जाता हूँ। आप दूध पीकर सो जाती हैं और मैं दोस्तों को बुला लेता हूँ। कुछ भी तो गलत नहीं है, बस हम थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं। मेरी बात पर चाची ने मुझे एक और तमाचा मारा और कहने लगी, कुछ तो शर्म करो। तुम जिसे हल्ला गुल्ला कह रहे हो वह नशा है। तुमने सोचा भी नहीं है तुम किस गुनाह के रास्ते पर चल रहे हो। मेरी बहन काम करके तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। हालांकि इस बात पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया था। वह कहने लगी, अपने जिंदगी के बारे में सोचो। तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। अगर तुम मेहनत करके पास नहीं हो गए तो तुम्हारी माँ की कुर्बानियां जाया चली जाएंगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटकर तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शायद मेरी मासूम बहन को मालूम नहीं था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम इतने बड़े कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय अय्याश दोस्तों की संगत में पड़ गए, इसीलिए आज गुनाह के इस रास्ते पर चल पड़े हो। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ। चाची की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने चाची के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मम्मी को कुछ मत बताइएगा, ये सब जानकर उनका दिल टूट जाएगा। चाची कहने लगी, ये सब कुछ तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूँ, इसलिए मैंने रात दूध नहीं पिया था। लेकिन मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे घर में ऐसी महफिल सजाओगे और लड़कियों को बुलाकर यहाँ यह सब करोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह रोते हुए सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन वह मुझ पर ताबड़तोड़ करने को राजी नहीं थी। वह कह रही थी, तुम जब अपनी सगी चाची को रोजाना नींद की दवा देकर सुला सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरी तन्हाई और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे घर को क्लब बना दिया है। मुझे यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे भांजे हो। मैं चाची के कदमों में बैठ गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन चाची ने रात के उसी पहर मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को चाची के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंचा। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। पहले मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और चाची के घर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर चाची ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। पापा बहुत सख्त थे और वह कभी मुझे माफ नहीं करते, लेकिन चाची ने मुझ पर यह मेहरबानी की थी कि उन्होंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। मगर चाची ने मुझसे कह दिया था कि मैं उन दोस्तों से कोई रिश्ता ना रखूं। फिर मैंने चाची की बात पर अमल की, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह फेल हो गया। इस बात का सदमा मेरी माँ को वाकई बहुत ज्यादा पहुंचा था। पापा भी बहुत दिल बर्दाश्त थे, लेकिन मैंने दोनों से वादा किया था कि मैं अब सख्त मेहनत करूंगा। दरअसल मैं कॉलेज में अय्याश दोस्तों की फितरत में पड़ गया था। मेरे सारे दोस्त अपने घरों में पार्टी करते थे, लड़कियां बुलाते थे, नशा भी करते थे और चाहते थे कि मैं भी यही सब कुछ करूं। लेकिन मुझे सब करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मुझे चाची के घर में तन्हाई मिली तो मैंने अपने दोस्तों को वहां बुलाकर वहां पार्टी करनी शुरू कर दी। यही सच जब चाची के सामने खुला तो मैं शर्मसार हो गया। फिर जब मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैंने सारे बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी। शुक्र है मेरे नशे की आदत इतनी पक्की नहीं हुई थी, इसीलिए मैं जल्दी नशे से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मैं सब लड़कियों और लड़कों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में हो, जब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ को याद करता हूँ तो एक अजीब सा डर और पछतावा मन में आता है। वो दिन जब मैंने पहली बार बुरे दोस्तों की संगत में आकर नशे की तरफ कदम बढ़ाया था, मुझे लगा था कि यह एक पल का सुकून है, एक आसान रास्ता जिससे मैं अपनी परेशानियों से भाग सकता हूँ। लेकिन सच तो यह था कि हर बार जब मैं नशे की गिरफ्त में आता तो मेरी आत्मा और ज्यादा टूटने लगती। शुक्र है मेरे अंदर कहीं न कहीं एक हल्की सी रोशनी बाकी थी, एक उम्मीद की किरण जो मुझे संभाले हुए थी। मैंने एक दिन खुद से वादा किया कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना होगा। उस दिन मैंने अपने माता पिता की आंखों में देखा
जो मेरी तकलीफ को समझ रहे थे, पर मेरे लिए मजबूती से खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में ममता का अथाह सागर देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि उनका भी सपना हूं। नशे को छोड़ना आसान नहीं था। हर लम्हा, हर रात जैसे एक जंग थी, एक अंदरूनी संघर्ष। मैंने उन सभी दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे इस अंधेरे में धकेला था। अकेलापन मुझे सताता था, लेकिन मैंने उसे अपने खिलाफ हथियार नहीं बनने दिया। मैंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, उन किताबों में जिनकी कहानियों में मुझे प्रेरणा मिलती थी। धीरे धीरे वो सुकून वापस आने लगा जिसे मैंने खो दिया था। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि जिंदगी में हमारे पास गलत रास्ते तो आते हैं, पर हर बार उनके आगे झुकना जरूरी नहीं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कई मुश्किलें आएंगी, मगर उन्हें झेलने और उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। नशा आपको पल भर की राहत तो देता है, पर उससे कहीं ज्यादा आपकी जिंदगी की खुशी और आपके अपनों का भरोसा छीन लेता है। जिंदगी को संवारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए, ये संघर्ष ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप असली खुशी महसूस करेंगे। अपने सपनों को और अपने परिवार के प्यार को कभी मत भूलो, क्योंकि वो ही आपकी असली ताकत है। समय बीतता गया और मैंने खुद को उन पुरानी आदतों से दूर रखते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हर सुबह सूरज की किरणें मेरे कमरे में दाखिल होती, मुझे एहसास दिलाती कि एक और दिन मेरे लिए मौका है, मौका खुद को बेहतर बनाने का। जब मैं सुबह जल्दी उठकर किताबों में डूब जाता तो महसूस होता कि ये ज्ञान की यात्रा मेरे अंदर के खालीपन को भरने लगी है। कभी कभी पुराने दोस्त मुझे रास्ते में मिल जाते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखता। वे मुझे देखते, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा भाव होता जैसे वे मुझसे कहना चाहते हों कि हम भी चाहते हैं इससे निकलना, पर कैसे। मैं समझ सकता था कि वो दर्द क्या होता है जब इंसान खुद अपनी कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। मैंने कोशिश की कि उन दोस्तों से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि जिस राह पर मैं निकल चुका हूं वो उनके लिए भी खुली है। बस पहली बार कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। मेरे परिवार के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। माँ की आंखों में अब वो चिंता नहीं दिखती थी, बल्कि एक नई चमक थी, गर्व और प्यार की। पिता ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं, हमारी भी जिंदगी बदल दी। उस पल में जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने अपने संघर्ष की अहमियत को समझा। वो हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर एक पल का दर्द, सब उस एक वाक्य में मिट गया। अब मैं अपने कॉलेज के जूनियर्स से बातें करता, उन्हें अपने अनुभव बताता और समझाता कि जिंदगी में गिरने से ज्यादा जरूरी है उठना और फिर से चलना। मैंने एक छोटा सा समूह शुरू किया जहां हम हर हफ्ते मिलते और अपनी परेशानियों पर बात करते। वहां कई चेहरे ऐसे भी थे जो पहले मुझसे नजरें चुराते थे, अब खुलकर अपने डर और संघर्षों के बारे में बताते। उन मुलाकातों में मैंने सीखा कि हर इंसान के अंदर वो हिम्मत होती है, बस कभी कभी उसे पहचानने के लिए किसी का सहारा चाहिए। मेरे सफर ने मुझे एक नया मकसद दिया, खुद को संभालने के साथ साथ दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उठाना। जिंदगी ने मुझे वो सबक सिखाया जिसे अब मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। अंधेरों से मत डरो, क्योंकि एक बार जब तुम उस अंधेरे से निकलने का फैसला कर लेते हो तो रोशनी तुम्हारे साथ चलने लगती है। असली ताकत उस जंग में नहीं है जो दुनिया के सामने लड़ी जाती है, बल्कि उस संघर्ष में है जो हम अपने भीतर खुद से करते हैं। गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखो और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाओ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।